अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। सानिया जाफर एक्सप्रेस के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा पहुंचे हैं, जहां उनकी ज़ेर सदारत एक आला सतही इजलास हुआ। इस इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की के बगैर मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती। उन्होंने सवाल उठाया कि 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो गया था, अब दहशतगर्दी ने दोबारा सर क्यों उठाया है। सानिया जाफर एक्सप्रेस के बाद रियासत की तरफ से भी शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है। आज दफ्तर खारजा के तर्जुमान शफकत अली खान का यह कहना था कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के पीछे भारत है। बलूचिस्तान के जिला बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला बैरून मुल्क से मंसूबा बनाकर किया गया था, जिसमें दहशतगर्दों के अफगानिस्तान से रवाबित के शवाहिद भी मिले हैं। दहशतगर्दों के बैरून ममालिक राब्ते थे। अफगान हुकूमत पर जोर देते हैं कि वो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे और पाकिस्तान के साथ ताउन करे। कौमी असम्बली में भी जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ मुतफ़िका करारदाद मंजूर की गई। ऐवान में पेश करदा करारदाद के मतन में कहा गया कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ऐवान इंतहा पसंदी की तमाम इकसाम को मुस्तरद करता है और इनकी मजम्मत करता है, जबकि ये ऐवान बलूचिस्तान वाक़े के बाद एक नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का भी मुतालबा करता है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का यह कहना था कि मुल्क इस वक्त दहशतगर्दी की लपेट में है और हमें इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जिस तरह से पीटीआई ने इस मामले पर प्रोपेगेंडा किया वो इंतहाई शर्मनाक है। पीटीआई सोशल मीडिया ने बयानिया बनाया कि जो लोग बाजियाब हुए हैं वो दहशतगर्दों ने खुद छोड़े। को जो भी 3 दिन में हुए या जो भी दहशतगर्दी जो है जिसमें नहते मुसाफिरों को और उसमें कौमियत या सूबाई ताल्लुक की बुनियाद के ऊपर जिस तरह मुसाफिरों को अलहदा किया गया, उससे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि पीटीआई के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है वो सारी कौम ने वो पढ़ा है। ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि वजीर दिफा को जरा सी भी शर्म होती तो आज सानिया जाफर एक्सप्रेस की वजह से इस्तीफा दे देते। ये सब कुछ ख्वाजा आसिफ की नाअहली की वजह से हो रहा है। ख्वाजा आसिफ का मैंने कह दिया अगर उसके अंदर कोई भी शर्म हया हो तो उसको जो है इस्तीफा देनी चाहिए। वो चला गया और उसकी सारी तकरीर वो बोझ और खसत की बुनियाद पर वो सारी तकरीर कर रहा था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालबा कर दिया है और उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि तमाम सियासी जमातें इत्तफाक़े राय से कोशिश करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि माजी में जब दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऐवान मुत्तहिद था तो तहरीक इंसाफ की उस वक्त भी अलग ही सियासत थी। कैदी नंबर 804 के अलावा किसी और चीज में भी तनकीद किया करे हम पे। कैदी नंबर 804 के साथ साथ आप बेरोजगारी में भी थोड़ा गौर दे। कैदी नंबर 804 के साथ साथ ये जो दहशतगर्दी का आग है उसमें कोई पॉलिसी तो बना दे। कैदी नंबर 804 को रिहा करने के साथ साथ कबायली इलाके से लेके पेशावर तक एक तो तरक्याती मंसूबा को शुरू कर दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मसले पर APC बुलाने का भी मुतालबा कर दिया है। अब ज्यादा बड़ा मसला इस वक्त सियासी इत्तफाक़े राय का है, जो आज असम्बली के अंदर नजर आना चाहिए था। लगा कि वही रवायती इल्जाम तराशी जो है वो होती रही और जो एक कंसेंसस और चाहिए इस तरह के मामलात पर रद्द-ए-अमल देने के लिए, इनसे निमटने के लिए, वो शायद वहां पर नहीं है। लेकिन जो ये वाक़या हुआ है इसके बाद अब आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, इस पर प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी। अली मोहम्मद खान मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, उनसे इस हवाले से जो है वो बात करते हैं। अली मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली मोहम्मद खान साहब, एक तो इतना बड़ा वाक़या हो गया, लेकिन आज असम्बली इजलास में आप भी वहां पर मौजूद थे। क्या वजह है जो एक कंसेंसस, जो एक संजीदगी हमें नजर आनी चाहिए इस तरह के वाकयात के बाद, वो ऐसा लग रहा है कि वो आज भी नजर नहीं आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सूरह आल इमरान आयत नंबर 9 में 109 में अल्लाह फरमाते हैं कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफर्रुक में ना पड़ो। आज ऐवान में बहुत अफसोस हुआ। हम तो कल भी स्पीकर साहब के सामने हमने दरखास्त की थी, रिक्वेस्ट की थी कि इतना अहम मामला हुआ है तो आप कल कार्रवाई न कीजिए, कल के दिन
और आप स्पेशल सेशन इसको बनाइए और इस पर डिबेट कीजिए। देर आए दुरुस्त आयत, आज स्पीकर साहब ने इसका फैसला किया कि आज इस पर डिबेट करते हैं। मेरे ख्याल में वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जिस भी तरीके से मुंतखब हुए हैं, लेकिन अब हैं वजीर आजम की कुर्सी पे, जब तक हैं तो अपनी जिम्मेदारी वो निभाएं। अगर वो कल तशरीफ लाते या आज आते कौमी असम्बली में और वो डिबेट को खुद ओपन करते, सबको एतमाद में लेते, एक माहौल बनाते। बेशक सुना है कि वो आज बलूचिस्तान गए हैं, अगर वो गए हैं तो अच्छा स्टेप है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन उनको कल कौमी असम्बली में आना चाहिए था, या अगर कल नहीं आ सके और आज उनको जाना पड़ा तो कल जुमे का दिन है। आई वुड सजेस्ट कि वजीर आजम आए, शहबाज शरीफ साहब कौम को एतमाद में लें, ब्रीफ करें, क्योंकि आज अपना डिफेंस मिनिस्टर साहब ने जो स्पीच की है टिपिकल पॉलिटिकल स्पीच है और बहुत ही मैं समझता हूं कि नहीं करनी चाहिए थी। आज के दिन माहौल ऐसा बनाना चाहिए था कि आप एक यकजहती का मुजाहरा करते। जिन लोगों ने हमारे लोग शहीद किए हैं, जिन लोगों ने हमारे जवान या हमारे आम लोग, बच्चे या बूढ़े या खवातीनों को मारा है, वो देख रहे होंगे ना हमें कौमी असम्बली में कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं। ये सियासत किसी और दिन नहीं हो सकती। कौन को पता है कौन कितने पानी में है, कौन को हमारा भी पता है, इनका भी पता है। टुडे वाज द डे बिकॉज द नेशन, द कंट्री नीड्स अ हाउस यूनाइटेड इन द नेशनल असेंबली। आज मैं समझता हूं कि ज्यादा ओनस अपना ख्वाजा आसिफ साहिब पे था कि वो एक अच्छी बात करते, मुनासिब बात करते, जोड़ने वाली बात करते, इत्तेफाक राय पैदा करते। यहां से मैं आपको बताता हूं बिल्कुल रेसिप्रोकेटिंग रिस्पॉन्स आता है उनके पास। लेकिन जब आप अटैक करेंगे, बिलो द बेल्ट जाएंगे और एक मुहब्बे वतन शख्स को, अब आप मुझे बताएं अपना रहमान, आप मेरे छोटे भाई जैसे हैं, लेकिन अगर आप मेरा लिहाज भी करते हैं, अगर मैं आपको मुल्क दुश्मन कहूं, अगर मैं आपको दहशतगर्द कहूं, ये तो माँ की गाली से बड़ी गाली है एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी को। अगर एक डिफेंस मिनिस्टर खड़ा होकर ये बात करेगा, फिर कोई उसका लिहाज नहीं करेगा। पहले अपनी वो सीट जीत के आए, उसको किसने ये इजाजत दी है कि मुहब्बे वतन लोगों को दहशतगर्द कहे। मेरे यहाँ मेरा खून खोल रहा है कि कोई मुझे दहशतगर्द कैसे कह सकता है, मेरे दोस्तों को, किसी भी पाकिस्तानी को, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी को। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जो माहौल था, लेकिन इसमें विशेष किया। और बिलावल इसमें अली भाई इसमें एक मिनट कि बिलावल साहब फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, अपनी जमात के चेयरमैन हैं, उनको आज ये कैदी नंबर 804 की रट नहीं लगानी चाहिए थी, उनको भी कोई पॉजिटिव बात करनी चाहिए थी। मैं कहूंगा कि ओवरऑल आज पार्लियामेंट में जो स्पीचेस हुई हैं, जब हुकूमत की तरफ से अटैक हुआ तो अपोजिशन ने भी अटैक किया, फायदा उसका दहशतगर्दों को पहुंचा है। मैं कहूंगा कि अगर आप इत्तेफाक राय पैदा नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इसमें देखिए एक यूनाइटेड फ्रंट पैदा नहीं कर सकते, कौमी असम्बली में आप एक आवाज पाकिस्तान के लिए नहीं कर सकते, ना बुलाएं फिर ऐसा इजलास। आप इस काबिल ही नहीं है कि आप इजलास में फिर खड़े होकर स्पीच कर सकें, कि उधर लोग लाशें पड़े हुए हैं, उधर लोग मरे पड़े हैं और दहशतगर्द जो है वो दंदनाते फिर रहे हैं, और यहाँ हम एक दूसरे से दस्तों गिरबान हैं। आई वुड से इट्स अ शेम फॉर द नेशन। बिल्कुल सही। अच्छा, अब इसमें जो हुकूमत, जो ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह तौर पे बात की, वो सोशल मीडिया के हवाले से की, और कहीं ये हुकूमत को लगता है कि फौज के इदारे के साथ ठीक है, इख्तलाफात आपके अपने हैं, लेकिन वो डिफरेंट इशू है, लेकिन उसी इशू को यहां पर भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको तहरीक इंसाफ एज ए पार्टी क्या इसका कुछ कर सकती है, या पार्टी के हाथ में कुछ नहीं है? देखिए, एक तो जो दहशतगर्दी हुई है, उस पर तहरीक इंसाफ उसी तरह मजबूत खड़ी है जिसी तरह कोई भी पाकिस्तानी या कोई हुकूमती जमात या कोई दिफाई इदारा खड़ा हो सकता है। हम कोई आज से सियासत नहीं कर रहे, इस मुल्क को हमने भी 3.5 साल चलाया और मुश्किल हालात में चला के दिखाया, और आज ये जो खून रिस रहा है गली गली, हमारे दौर में ये अल्लाह के करम से अमन लेके आए थे। और जब हिंदुस्तान ने हम पे हमला किया था, हम इन लोगों की तरह नहीं थे कि जब एक जमाने में राजीव गांधी आया था तो कश्मीर हाउस के वोट उतार दिए थे इन्होंने, या वो हिंदुस्तानियों को बुला के तो बगैर वीजों के वहां खानों पे बुलाते थे और उनको साड़ियां तोहफे में देते थे। मुसलमानों के कातिल मोदी को मैं उनको क्या मुल्क दुश्मन कहूं? मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं उनको ये जरूर कहूंगा कि जब पाकिस्तान पे हमला हुआ तो इमरान खान साहब जो एक मर्द बहरान है, उसने एक बात की थी कि हम जवाब देने का सोचेंगे नहीं, जवाब देंगे। और फिर दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने जवाब दिया, पाकिस्तान ने जवाब दिया। वरना ये पाकिस्तान में फौरन बूट पहले भी आए थे, एबटाबाद ऑपरेशन भी हुआ था, उस वक्त भी एक वज़ीर आज़म इस मुल्क में था और एक आर्मी चीफ भी था। लेकिन अटैक का जवाब अटैक पे तब आया जब एक दलेर आदमी वज़ीर आज़म की सीट पे था। मैं ये कहूंगा, देखें, मैं ये कहूंगा सोशल मीडिया पे बहुत से लोग बहुत सी बातें कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल वर्जन वही है जो पार्टी का चेयरमैन कहता है या पार्टी का कोई जिम्मेदार शख्स कहता है।
हम इस मामले में अपनी दिफाई इदारों के साथ खड़े हैं। हाँ, ये बात अलबत्ता जरूर हुकूमत को करते हैं कि आप पिछले 1.5, पौने 2-3 साल से अपोजिशन पे आपकी तवज्जो है, उसको परसिक्यूट कर रहे हैं, आप इदारों को यूज कर रहे हैं। आप ये ना कीजिए। आप अपनी तवज्जो अपने सियासी मुखालिफिन को कुचलने की बजाय दहशत गर्दों को कुचलने पे मरकूज कीजिए। वी विल बी विद यू, आप हमें अपने साथ पाएंगे, लेकिन आप हमारे पीछे पड़े हैं, दहशत गर्द दलदलाते फिर रहे हैं, खुले फिर रहे हैं। तो हुकूमत की सारी तवज्जो इस पे है कि पीकैट किस पे लगाना है, किसको अंदर करना है, किसको जो है किसकी जमानत नहीं होने देनी। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, पार्टी और खास तौर पर जो पार्टी की लीडरशिप है, देखिए पार्टी तो अभी लीडरशिप चला रही है, आप सब लोग जो बाहर हैं, जो असेंबली के अंदर मौजूद हैं, जो खान साहब से हिदायत जो है वो लेते हैं, तो क्या पार्टी इस हवाले से कोई डायरेक्टिव भी नहीं दे सकती या अपना नैरेटिव भी जो है वो नहीं दे सकती कि ये हमारा जो है वो ऑफिशियल नैरेटिव जो है वो यही है और यही पार्टी का जो है वो मौक़िफ़ है? ज्यादा जिम्मेदारी तो इस पे बैरिस्टर गौहर को की है, वो चेयरमैन है और मेरे ख्याल में उन्होंने नैरेटिव दिया भी था। और आज कौमी असेंबली में मैं समझता हूं कि बैरिस्टर गौहर ने खड़े होकर बड़ी स्ट्रेट, बड़ी ठीक बात की। उन्होंने बिल्कुल वो बात की जो किसी मुहब्बतन पाकिस्तानी को करनी चाहिए, कि उन्होंने कहा कि हम इस मुश्किल वक्त में अपने शहीदों के साथ खड़े हैं, अपने इदारे के साथ, फौज के साथ खड़े हैं, अपने अवाम के साथ खड़े हैं और हम उनके दर्द में बराबर के शरीक हैं। और इस जुल्म अजीम, इस दहशतगर्दी को मुकम्मल हम कंडेम करते हैं और हम कहते हैं कि इसकी हमें इसके खिलाफ मिलकर काम करना चाहिए। यही होता है मैसेज। हमारा चेयरमैन खड़े होकर ये बात कर रहा है, सिटिंग चेयरमैन, और वहां से डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है आप दहशतगर्द हो। ये क्या बच्चों वाली बातें हैं? फिर हम उनको कहेंगे यार पहले सीट जीत के आओ, फिर बातें करेंगे। अच्छा, ठीक है। और इसमें अफगानिस्तान वाले मामले का क्या होना चाहिए? ये भी एक जो है वो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान। अमन होना चाहिए, उनके साथ एक दोस्ताना ताल्लुक होने चाहिए और उनके सामने कोई डोसियर वगैरह जरूर रखना चाहिए कि अगर वहां उनके इलाकों से कोई अटैक होता है, हम पे लॉन्च होता है, तो उसमें आप एतमाद में लीजिए, आप काबुल को एतमाद में लीजिए, आप उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब को एतमाद में लीजिए, आप उनके जो हेड्स हैं उनके साथ आप बात कीजिए। हमारे दौर में भी ये मसले थे, हमने ताल्लुक के ठीक किया था, 2 दफा पूरी इस्लामी दुनिया को यहाँ इकट्ठा किया, ताल्लुक बेहतर हो रहा था। दूसरी चीज ये है कि इस सिलसिले में आपका की सूबा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा है, उनके वज़ीर आला साहब को आप इसमें काम ले सकते हैं, हमारी जमात से काम ले सकते हैं। मैं समझता हूँ, देखें, इस मसले पे सियासत नहीं करनी चाहिए, इस मसले पे आपको एज ए पाकिस्तानी सोचना चाहिए और इस मसले के हल के लिए आपको एक बहुत नुक्ता अहम ये है कि दहशतगर्दों से तो हमने लड़ना है, वो हमारी फौज लड़ रही है, इदारे भी लड़ रहे हैं, पुलिस भी, अब शहादत भी दे रहे हैं। लेकिन देखिए, इसका एक सियासी पहलू भी है। आप दहशतगर्दों से अवाम को दूर कीजिए, पॉलिटिकली जो कौम परस्त नेशनलिस्ट जमातें हैं उनसे आप बात कीजिए, उनके मुतालबात सुनिए, के खदशात सुनिए, उनको आप गले से लगाइए। जब आप नेशनलिस्ट जमातें जो सियासत करते हैं, जो पाकिस्तान को मानते हैं, जो आईन को मानते हैं, जिनके सिर्फ गिले हैं कि भाई हमारे वसाइल पे हमारा हक होना चाहिए, हमें ये मसले हैं, हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में ये चीज नहीं मिल रही, हमारी जॉब्स के इश्यूज हैं, हमारे गैस के इश्यूज हैं, हमारे सेंडक का इशू है, हमारे उसका गोल्ड का फलाना इशू है, बेशुमार मसले मसाइल हैं, मिसिंग पर्सन है, आप उनसे बात कीजिए। तो जब आप ये बात करेंगे तो आप दहशतगर्दों को अवाम से मुकम्मल साइड पे कर देंगे। दहशतगर्द जो है वो जज्बाती सहारा फिर नहीं ले सकेंगे लोगों के मसाइल को लेके। तो आप पॉलिटिकली एंगेज कीजिए और साथ में दहशतगर्दों से लड़ने के लिए पूरी कौम जो है वो आपके साथ खड़ी है। ठीक, राइट, बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे इस मामले पर। आज असेंबली में भी इस पर डिबेट हुई, कुछ और भी इस पर जो है वो बात होगी और हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ जो है वो इस पर क्या है, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जाफर एक्सप्रेस पर होने वाला हमला और इस हमले के बाद अब हमारे लिए आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, इस सानहे के बाद इसको जो आज हमने पार्लियामान के अंदर भी देखा है, एक नेशनल कंसेंसस जिसकी ज़रूरत है, वो ऐसा लगता है कि वो भी नज़र नहीं आ रहा। खुर्रम दस्तगीर साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। वफाक के वज़ीर रह चुके हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके का। खुर्रम दस्तगीर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये इतना बड़ा वाक़या हो गया और कहीं और होता तो ज़ाहिर बात है चीज़ें जो है वो बड़ी तब्दील हो जाती है, लेकिन
हमें वही रवायती सियासत नजर आ रही है, वही रवायती ब्लेम गेम जो है वो नजर आ रही है। तो आपके ख्याल में इतना बड़ा वाक़या होने के बावजूद ये जो कंसेंसस है वो क्यों नहीं नजर आ रहा? जी, एक तो ऑफ कोर्स जो पाकिस्तान की ऑपोजिशन है, अगर आपने उनके कल के और परसों के ट्वीट्स पढ़े हों, उनका तो तमाम फोकस इस बात का था कि वो हर चीज को अपनी सियासी मुश्किलात से जोड़ देते हैं कि जी हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया या बानी चेयरमैन जो है वो जेर हिरासत है। उन्होंने तो पाकिस्तान के रहने वालों की जिंदगियों में और उनको बचाने में कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया, या जिस दहशतगर्दी का हमें सामना है उसको लड़ने में उन्होंने कोई किसी अदम का इजहार नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद बेहतर तो यही था कि वज़ीर आज़म आज आकर जो है वो एक कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश करते। मेरी अभी भी तवक्को है कि आने वाले दिनों में वो चूंकि आज कोयटा में थे और इस सारे वाकये की तमाम तफसीलात और उसकी मुस्तमरात के ऊपर मालूमात हासिल कर रहे थे, कि वो अगले आने वाले दिनों में तमाम अपोजिशन को भी और तमाम जमातों को जो सेनेट में और कौमी असम्बली में मौजूद है कि आकर बैठे और नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर दोबारा गौर करें। अगर उसमें कुछ तरमीम की जरूरत है उस पर तरमीम करें, और ताकि एक यकसुई से हम ये जो अफरीत उठ रहा है दहशतगर्दी का, और ये सिर्फ BLA नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके जो तालिबान पाकिस्तान है उनका भी बहुत जोर से एक दोबारा अटैक आया है रियासत के ऊपर। तो अभी बन्नू में बहुत एक भयानक वाकया हुआ, और फिर जो दारुल उलूम हक्कानिया में एक इंदोनाक वाकया जनाब हामिद अला हक्कानी साहब की शहादत का। ये सब वाकयात जो है वो इसी तरह पॉइंट आउट कर रहे हैं कि चाहे वो अपोजिशन के जो जेर इंतजाम सूबे हों जहां उनकी हुकूमत है 12 साल से, या जो हुकूमती जमातें हैं जिस तरह पीपल्स पार्टी की हुकूमत है बलोचिस्तान में, कि सबको मिलकर बैठकर अज़म का इजहार करना। और एक और चीज जो है बड़ी जरूरी वो ये है कि अफवाज पाकिस्तान के ऊपर भी मुकम्मल एतमाद का इजहार करके उनको तकवीयत देनी है, क्योंकि यहाँ एक और जो अपोजिशन जमात है PTI, उनका वतीरा ये है कि वो हर चीज को फौरन जो है वो ईंधन बना लेते हैं आर्मी चीफ को पर क्रिटिसाइज करने का और अफवाज पर क्रिटिसाइज करने का। उनके जो हवारी मुल्क से बाहर बैठे हैं उनकी तो बहुत ही अफसोसनाक और मजमूम जी, एक तो ऑफ कोर्स जो पाकिस्तान की ऑपोजिशन है, अगर आपने उनके कल के और परसों के ट्वीट्स पढ़े हों। जी राइट, मैं लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब इसमें ये चीज बताइएगा कि एक बड़ा इशू तो इस वक्त जो है वो हमारे लिए ये है कि हमने इस पोलराइज्ड माहौल के अंदर एक नेशनल कंसेंसस जो है वो बनाना है। तो आपके ख्याल में ये किस तरह से पॉसिबल हो सकता है? इसके लिए किया ये जाना चाहिए कि वजीर आजम और उनके वज़रा और तमाम सूबों में जहां जहां भी हुकूमती जमातें मौजूद हैं, पंजाब में, बलूचिस्तान में, सिंध में, वहां खुलकर ये बात की जाए कि यहाँ कोई ये जो इस वक्त दहशतगर्दी हो रही है ये कोई मजहबी जहाद नहीं है, ये कोई पाकिस्तान के शहरियों को अमेरिका से निजात दिलाने की जद्दोजहद नहीं है, ये किसी अफगानियों की आज़ादी का मामला नहीं है, ये बराह रास्त रियासत का चैलेंज है। और जिस तरह जो ये जाफर एक्सप्रेस का वाकया है ये उतना ही इंदोनाक है जितना आर्मी पब्लिक स्कूल का, अगरचे इसमें अल्लाह के करम से शहादतें कम हुई हैं और आर्मी ने जो बड़ा एक सीरियस और कंसर्टेड एक्शन किया है, लेकिन उसके बावजूद ये हम सबको अगर कोई सो भी रहा था उसे जागना पड़ेगा और इस अफरीत का सामना करना पड़ेगा। तो ये अगर हुकूमती ऐवानों से और दूसरी हमारी हवारी जमातें हैं सराहत से आवाज आएगी। और आज मुझे खुशी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस पर खुलकर बात की कौमी असेंबली में। तो अगर तमाम लीडरान जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अभी कोड़ा खटक में बहुत सराहत से, मैं समझता हूँ आज तक उन्होंने तारीख में इतनी खुलकर बात नहीं की जो उन्होंने की, अगर वो वही बात आकर कौमी असेंबली में फरमाएं जिसके वो रुकन भी हैं तो उसमें मजीद ताकत आई। ठीक है, लेकिन अब इसमें इस सारी इक्वेशन के अंदर अफगानिस्तान और भारत भी है जहां से ये कार्रवाइयां सपोर्ट हो रही हैं। वहां पर आपके ख्याल में क्या किया जा सकता है या हमारी रियासत की क्या ऑप्शंस क्या हैं वहां पर? जी देखिए, जो जंग की जबान में कहते हैं कि पहले अभी तक तो हम जैसे कहते थे काउंटर इंसर्जेंसी कर रहे थे और बड़े यानी
लिमिटेड और फोकस्ड ऑपरेशन होते थे। हाँ। जाफर एक्सप्रेस के वाकये के बाद तो अब काउंटर टेररिज्म कुछ देर के लिए होगा, जी। लेकिन जो हिंदुस्तान से दरअंदाजी है, जो कोशिश है कि पाकिस्तान के जो दुश्मन अनासर हैं उनको फीड किया जाए, उसके लिए तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक सीरियस ऑपरेशन माउंट करना है, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी। पाकिस्तान के अंदर सबसे अहम बात है कि इनके जो फाइनेंसिंग के जराए हैं उनको रोका जाए। उसमें फिर जो पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा इशू है, एक पूरी वॉर इकोनॉमी है, उसको कंट्रोल करना होगा। और अफगानिस्तान तो अब वाज़ेह होना चाहिए कि कम से कम आने वाले कुछ सालों में तो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है। वो चाहे हमारी एक बड़ी जबान पश्तो बोलते हैं उनके जो लोग हैं, उनकी हुकूमत के जो लोग हैं, और उनसे बहुत सारे हमारे दीनी और सकाफती जो हैं वो धारे आपस में मिलते हैं, लेकिन अफगानिस्तान इस वक्त पाकिस्तान के दोस्त का किरदार अदा नहीं कर रहा। उसको उसी तरह डील करना चाहिए। ठीक है। लास्टली खुर्रम दस्तगीर साहब, एपीसी की तजवीज़ है, फायदा हो सकता है एपीसी बुलाकर एक ही दफा जो है वो कंसेंसस कर लिया जाए? नहीं, जिससे मैंने कहा अब तो ये काउंटर टेररिज्म में तब्दील हो गया, ये एक वसी तर जंग बन गई है इस जाफर एक्सप्रेस के वाकये के बाद। तो जो काउंटर टेररिज्म है वो पाकिस्तान की आर्मी को गालिबन दुनिया की तमाम अफवाज में से इसमें इम्तियाज हासिल है कि सबसे ज्यादा तजर्बा उनको है। तो वो बड़ी अच्छी तरह, अगर उनको सियासी सपोर्ट मिलेगी जो कि अवेलेबल है, वो अपना आगाज उन्होंने कल से ही कर दिया है। लेकिन ये जो जिस चीज को डिस्कस करना है तमाम सियासी जमातों ने, वो जिस तरह मैंने कहा नेशनल एक्शन प्रोग्राम का मतन हमारे सामने है। अगर उसमें कुछ तब्दीली करनी है वो एक बड़ी कुछ तब्दीली करके, वरना वो बड़ी जामे दस्तावेज है। असल इशू ये है कि उसके जरिए जो है, जिस तरह अज़्म इस्तेहकाम के मामले में जून में नहीं हो सका था, इस दफा तमाम जमातें यक ज़बान होकर अफवाज पाकिस्तान पर इस एतमाद का इजहार करें कि वो पाकिस्तान को इस जो हमारे सामने मुश्किल है दहशतगर्दी की, उससे निजात दिलाएं। और उस ठीक, राइट, ठीक। मेरा ख्याल है कुछ टेक्निकल इशू है। बहरहाल खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुर्रम दस्तगीर हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सानिया जाफर एक्सप्रेस, एक तो ये वाकया जिस तरह से पेश आया है, ये इंतहाई सोफिस्टिकेटेड तरीके से ये पूरी कार्रवाई की गई दहशतगर्दी की, और दूसरा फिर आज पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी कहा है कि इसमें भारत भी मुलव्वस है। अफगानिस्तान में हैंडलर्स मौजूद थे और वहाँ से जो है वो ये सारी की सारी कार्रवाई कंट्रोल की जा रही थी। अब ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है वो अपने मुल्क में तो पाकिस्तान ने जो है वो लड़नी है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने लड़नी है, लेकिन ये जो दो इश्यूज हैं कि एक बाहर की जो सपोर्ट है उसका क्या कुछ किया जा सकता नहीं, और फिर ये दूसरा ये जो इतना सोफिस्टिकेटेड असलहा और जो एक लॉजिस्टिकल सपोर्ट इन दहशतगर्दों के पास है वो किस वजह से है, क्या उसका कोई उसका काउंटर किया जा सकता है या नहीं। इस पर बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। जाहिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जाहिद महमूद साहब, सबसे पहले तो ये जो मैं आपसे समझना चाहता हूँ, ये BLA जैसी जो तंजीमें थी इनकी सोफिस्टिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी। इस तरह से एक मूविंग ट्रेन को रोकना, उस ट्रेन पर हमला करना, लोगों को यरगमाल बनाना, इसके लिए बड़ी सोफिस्टिकेशन और लॉजिस्टिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आपके ख्याल में इस कार्रवाई में और ये जिस तरह से हुई, ऐसी सपोर्ट इनके पास जो है वो इसकी वजह क्या लगती है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़र देखें, समझने की ज़रूरत है कि ये जो बलोचिस्तान की एप्लीकेशन है ये थोड़ी सी डिफरेंट है मेरी नज़र में खैबर पख्तूनख्वा से। खैबर पख्तूनख्वा में जो हमें थ्रेट है वो हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है उसमें वो TTP को, फितना अल खवारिज को ज़रूर सपोर्ट कर रही है, उसकी एक प्रॉक्सी के तौर पे उसको यूज़ कर रही है। और प्रॉक्सी क्या, बल्कि वो उनको शेल्टर कर रही है, अम्ब्रेला और पार्टनर बने हुए हैं वो इंडियन एप्लीकेशन भी थ्रू अफगानिस्तान। अब लेकिन अब हमें थोड़े से हम लकी इस तरह हैं
कह लें, या इसमें थोड़ा सा थ्रेट थोड़ा सा मैं लोअर समझता हूँ एज कम्पेयर टू बलूचिस्तान के। ये जो तालिबान की हुकूमत है, ये अभी तक आइडेंटिफाइड, किसी ने इसको रिकग्नाइज नहीं किया जी। रिकग्निशन नहीं है तो बहुत मुश्किल है कि वर्ल्ड की कोई और स्पोर्ट इसको हासिल हो इस एप्लीकेशन में, बल्कि हो सकता है कि कंडेम भी हो और उसके अगेंस्ट भी एप्लीकेशन की हमें नज़र आएगी। लेकिन जो बलूचिस्तान के मामलात हैं ये ज़रा डिफरेंट है। यहाँ पे चूंकि पाकिस्तान का कोलैबोरेशन है, सीपैक के प्रोजेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल कैरेक्टर्स जो हैं या कंट्रीज कह लें, उनके इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाती है। दैट्स वाई हमने देखा जो कलबोशन के फिनोमेना है वो बलूचिस्तान की तरफ फोकस्ड हुए हैं। कहने का मेरा मकसद है कि इंडिया एज अ स्पॉन्सर स्टेट अपनी पूरी एफर्ट के साथ इसमें इन्वॉल्व है, एंड लाइकली चांसेस हैं कि और भी टेसिट अप्रूवल्स हों कंसिडरिंग दी चाइनीज इंटरेस्ट इन बलूचिस्तान। तो उसकी वजह से ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, BLA, BLF, BRA और मजीद ब्रिगेड, इनको थोड़ी सी ज्यादा सपोर्ट हासिल है। तो बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है ये थोड़ी सी खतरनाक है जी इस वक्त पाकिस्तान के लिए, थोड़ी सी क्रिटिकल है। फिर यहाँ पे रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म के इश्यूज हैं। तो आई थिंक और उसके अलावा आप देखते हैं कि यहाँ पे सबवर्जन के इश्यूज हैं, और अब वो खवातीन को टारगेट कर रहे हैं जी, और खवातीन का सबवर्ट हो जाना बहुत ही डेंजरस है। अजहर साहब, ये हमें पाकिस्तानी होने के नाते इस थ्रेट को समझने की जरूरत है कि अगर एक खातून सबवर्ट होगी है तो वो टीचर भी है, वो माँ भी है, उसकी गोद में जो बच्चा है, उसकी क्लास में जो बच्चा है, बच्ची है, तो वो भी सबवर्जन की तरफ चली जाएगी। तो दैट इज अ वेरी वेरी सीरियस थ्रेट। मैं थोड़ा सा समझता हूं कि हम इसको थोड़ा सा बासियत नेशन या एज अ पाकिस्तानी अपनी अप्रोच को बहुत सीरियसली हमें रिव्यू करना होगा जी इस तरफ। अच्छा, इसमें जनरल साहब जो इनको बाहर से सपोर्ट मिल रही है, और ख़ास तौर पर ये मजीद ब्रिगेड जैसी जो तंजीमें हैं जिनको अभी ना तो बाहर इनको ब्लैकलिस्ट जो है वो किया गया है, ना इन पर पाबंदियां हैं, इनकी लीडरशिप जो सरदार हैं इनकी लीडरशिप के वो भी बाहर बैठे हुए हैं, और जनरली हमने देखा है कि मगरिब और ये यूरोप और जो UK जैसे ममालिक हैं वो इनको दहशतगर्द करार देने और इनके खिलाफ कार्रवाई करने से जो है वो गुरेजा हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, वेस्ट का थोड़ी सी जो अप्रोच है जी, वो दुनिया में अपना कुछ ना कुछ पॉलिटिकल कंट्रोल जरूर रखना चाहते हैं। दो कि हमें नजर तो अपेरेंटली ये आता है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो लीड कर रहा है और वेस्ट उसके कोलैबोरेशन में है, बट वेस्ट के अंदर भी ऐसे ममालिक है। अभी देखें ना आप, एंग्लो एप्लीकेशन भी पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान के कई ऐसे लोग जो है वो UK ने उनको प्रोटेक्ट भी किया है, इसी तरह ये लोग यूरोप में बैठे हुए हैं, थोड़ी सी टेसिट अप्रूवल्स भी ये दे देते हैं इनको, वट एवर एक्टिविटीज दे आर डूइंग, और वो उनके पास बहुत सारी चीजें हैं, कभी ह्यूमैनिटेरियन के गाब में, कभी पॉलिटिकल चीजों के बीच में वो उनको प्रोटेक्ट करते रहते हैं जी। तो मैंने बताया ना कि देखें इधर यहाँ पे थोड़े से ज्यादा कंट्रीज के स्टेक बलूचिस्तान में चाइना फैक्टर की वजह से और इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से वो इस्टेब्लिश हो जाते हैं जी, वो बढ़ जाते हैं, और शकूक की निगाह से भी हम इसलिए ज्यादा देखते हैं। तो इसलिए इसको मैं जरा थोड़ा सा डेंजरस ट्रेंड करता हूं। और अब एक और चीज अजहर साहब, मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से पाकिस्तान को, अपने नाजरीन को बताना जरूर चाहूंगा कि देखें अभी इस वक्त एक और कंटेस्टेशन भी चल रही है जी, वो सरदारों की और कॉमनर्स की है जो बलूचिस्तान के अंदर है जी। वो इस वक्त जो पावर है ना जी, वो सेंटर जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, लीडरशिप जो है वो कॉमनर्स की तरफ जा रही है, जो ऑफ कोर्स सरदारों को शायद इतनी पसंद ना आए, और वो उसको रेजिस्ट भी करने की कोशिश की है उन्होंने जहां तक कर सकते थे। बट चूंकि अब ये BLA, BLF ये इतनी मिलिटरीली इनको इतनी ज्यादा सपोर्ट मिल गई हुई है कि अब इन्होंने भी अपने जो देखे ना, जो मलेशियाज कह लें, हर सरदार ने अपना कुछ ना कुछ मलेशिया यहाँ पे रखा होता था। तो अनफॉर्चुनेटली स्टेट की बैड गवर्नेंस की वजह से, कुछ एक्यूमुलेटिव मिस्टेक्स की वजह से हम इस पूरे सिस्टम को, ये थ्रेट को उस तरह नहीं समझे। बट अभी ये थ्रेट फर्दर इवॉल्व हो रही है, बढ़ रही है, अभी भी टाइम है कि हम एक सुपीरियर पॉलिटिकल मनूवर के साथ, सुपीरियर डिप्लोमेटिक मनूवर के साथ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रिसीजन काइनेटिक्स के साथ हम इस चीज को रिट्रीव कर सकते हैं। इसमें दो चीजें और हैं जिनके बारे में आपसे जानना चाहता हूं। एक तो अफगानिस्तान वाले मामले का हम क्या करें, और दूसरा ये है कि ये जो TTP और ये जो बलोच तंजीमें हैं इनका भी आपस में एक अलायंस, उस हवाले से भी खबरें सामने आई कि TTP जो है वो बलोच तंजीमों का एक लॉजिस्टिकल नेटवर्क या सपोर्ट नेटवर्क इस्तेमाल करती है, और बलोच तंजीमें जो TTP है उसका नेटवर्क जो है वो इस्तेमाल कर रही हैं। तो ये हमने देखा है कि गुज़िश्ता चंद महीनों में ये बहुत ज़्यादा
तंजीमें इसी वजह से शायद बोल्ड हो गई हैं। कोड़ा खटक का अटैक ले लें, बन्नू कैंट का अटैक ले लें, या ये जाफर एक्सप्रेस वाला है, तो फिर ये जो इनका जो अलायंस है या इनका ये जो एक नेक्सस बन गया है, इसको किस तरह से तोड़ा जा सकता है नॉर्थ साउथ का? अजर देखिए, जो इतलात हैं और कुछ इंफॉर्मेशन वहाँ से आती है और जो पल्स है या हम जो एनालिसिस करते हैं, तो पहले यहाँ पर अफगानिस्तान के बीच में अलकायदा जो है कि एज अ मदर प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन या मदर टेररिस्ट ग्रुप समझ लें कि वो मौजूद था और वो कोऑर्डिनेशन करता रहता था, काइंड ऑफ अ क्वाड, एक कोऑर्डिनेशन का रोल में रहता था जी। यही रोल अब जो थोड़ा सा हम पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली जो अब अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत है, अब इसने टेक ओवर कर लिया है, तो वो दे आर ट्राइंग कि इनकी कोऑर्डिनेशन में रहें, ये एक अम्ब्रेला के नीचे रहें और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रहें, लेकिन फिर बिहाइंड वही थिंकिंग है। आई मीन के बड़ी प्रोमिनेंट प्रॉक्सी का जो स्पॉन्सर है वो भारत है। अब इसमें किसी को कोई शक नहीं हो जाना चाहिए। ये जो अभी इंसिडेंट हुआ है ट्रेन का, देखे ना, जो ही वो ट्रेन की कार्रवाई शुरू होती है तो साथ ही भारतीय मीडिया चैनल्स एक ही जैसे खबरों, एक ही थीम के साथ, एक नैरेटिव के साथ प्रिपेयर्ड उन्होंने कमेंट्री शुरू कर दी, एज इफ वो कई कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए और वो जैसे क्रिकेट मैच में पहली बॉल से वो कमेंट्री शुरू कर दी, उन्होंने प्रेडिक्शंस करनी शुरू कर दी, नैरेटिव था, पूरी स्टेट मीडिया जो है वो उसके ऊपर लगा था। उसी के मीडिया की खबरों के ऊपर फिर जो इन्होंने बीएलए के या इन लोगों के जो क्लेम्स आ रहे थे या जो उनके ट्वीट्स आ रहे थे या जो लाइव सिचुएशन आ रही थी, उसको भी इन्होंने ज्यादा तकवीयत पहुंचे। देखिए, ये प्रेस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है, रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड प्रेस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है, बैंड एक टेररिस्ट आउटफिट है। भारत जैसा मुल्क एक इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कैसे कर सकता है? अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको पाकिस्तानी मीडिया दुनिया में उछाल रहा हो, अलकायदा को या जो भी इस किस्म की ग्रुप्स हैं, तो आप अंदाजा लगाएं कि दुनिया कितना वावेला मचाती है और हमारे साथ क्या हशर करती है इस चीज के ऊपर। लेकिन भारत जो है वो उसको चला रहा था। और यही इंसिडेंट अजहर साहब आपको याद होगा, इसी तरह की कार्रवाई थी जब आपको याद होगा कि बलूचिस्तान में कुछ अर्सा पहले 6-7 स्पॉट्स के ऊपर इन्होंने रोड ब्लॉक्स एस्टेब्लिश किए थे और सिविलियन सॉफ्ट टारगेट्स को लिया था। उसकी कमेंट्री भी इसी तरह आ रही थी, लेकिन ये अपना कहीं ना कहीं निशान छोड़ जाते हैं। बहुत ज्यादा कोई आपको लगता है कोई गैर मामूली नहीं, इस तरह की सपोर्ट जो है वो उन्हें वहां से जो है वो मुसलसल जो है वो मिलती है। बहुत शुक्रिया, जनरल जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। रवा हफ्ते रूस यूक्रेन जंग के हवाले से सऊदी अरब में होने वाले मुज़ाकरात के बाद अमेरिका ने रूस पर 1 माह के लिए गैर मशरूत जंग बंदी करने पर जोर दिया है। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग रोकने के लिए मुज़ाकरात करने के लिए मुतालबात अमेरिका को पेश कर दिए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन से मुतालिक मुज़ाकरात के लिए जो शराइत पेश की हैं उनमें यूक्रेन को नेटो की रुकनीत ना देना और यूक्रेन से गैर मुल्की अफवाज का इनखला समेत दीगर शराइत शामिल हैं। दूसरी जानिब यूक्रेन ने जद्दा में होने वाले इन मुज़ाकरात के बाद अमेरिका की जंगबंदी से मुतालिक जो तजावीज़ हैं उनकी मंजूरी दे दी है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यह कहा है कि उनका मुल्क लड़ाई रोकने के लिए मुआहदा कबूल करने को तैयार है और अमेरिका ने इशारा दिया है कि अगर क्रेमलिन ने इनकार किया तो वो सख्त जवाब जारी करेगा। याद रहे कि इतवार के दिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो सऊदी अरब पहुंचे थे, जहां उन्होंने रूस यूक्रेन जंग और कीमती मादनियात से मुतालिक मुज़ाकरात किए। इससे पहले व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर के दरमियान होने वाली तल कलामी के बाद अमरीका और यूक्रेन के दरमियान ताल्लुकात सदमहरी का शिकार हो गए थे। अमरीका ने इल्ज़ाम लगाया था कि यूक्रेन जंग बंदी पर राजी नहीं है, जबकि यूक्रेन और इसके इत्तेहादी यूरोपीय ममालिक का मौक़िफ़ था कि जल्दबाजी में यूक्रेन के मुस्तकबिल की सिक्योरिटी से मुतालिक रूस से जमानत दिए बगैर जंग बंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब इस जंग बंदी की जो है वो कुछ उम्मीद पैदा हुई है। अब देखिए, ये जंग जो कि 3 साल से जारी थी, अब आखिर इसका भी खात्मा होता है या नहीं। आज के प्रोग्राम में मेज़बान रहमान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।